हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। आज हम लोग लूसेंट फिज़िक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग ग्रेविटेशन का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रेविटेशन के बारे में लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसमें एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ का अपना ग्रेविटेशन फोर्स है और सन का ग्रेविटेशन है, जिससे सन जो है सारे प्लैनेट को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशन है, जिससे वो हम लोग उस पर अभी रुके हुए हैं। ये सब का अपना अपना ग्रेविटेशन होता है। मून का अपना ग्रेविटेशन है। तो एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सेकंड में आते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें ये कहा गया है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का दो बॉडी के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो दोनों के जो मास है उसके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच के, उसके स्क्वायर के। तो इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ जी जो रहेगा वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका वैल्यू पूछ लेता है और यूनिट भी पूछ लेता है कि जी का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन का वो क्या है, जी m1। मैंने क्या कहा कि दो जो ऑब्जेक्ट है उसके मास का प्रोडक्ट, ये फोर्स जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के उसके स्क्वायर के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों दो बॉडी है उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का दो बॉडी के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये आपको वैल्यू तो पता चल रहा होगा, जैसे हम जी यहाँ पे ये है। ठीक है, तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जी हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये चला जाएगा, ये आर स्क्वायर तो आर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर m1 m2 नीचे आ जाएगा। तो एफ फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन हो गया। आर क्या हो गया, ये डिस्टेंस, इसका मतलब मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया बाई m1 m2, ये क्या है मास है, तो बाई केजी स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस तरह से निकाला गया है। ठीक है, इसको आप ये जो सारा है ना, इसको आप इधर कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ कहता है ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको खींच के पुल करके रखा हुआ है। उसी तरह अगर बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस एक्सेलरेशन से वो खींच के रखा है उसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आते ही अक्सर। यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसे तो मैंने कहा कि जो जी का वैल्यू है वो 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कहीं कहीं पे ये जो जी का वैल्यू है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चेंज हो जाता है। कहाँ कहाँ पे चेंज होता है, अगर अर्थ का जो सरफेस है उसके हम हाइट पे चल जाते हैं या उसके हम डेप्थ पे चल जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ग्रेविटी जो है वो कम हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ये कहता है कि पोल पे, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, पोल पे जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पे कम रहता है। इसी कारण आप देखिएगा कि जितने भी जो हमारे सैटेलाइट होते हैं ना, वो पोल पे से लॉन्च किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी सबसे कम होता है। तो वो ग्रेविटी वो पकड़ नहीं पाएगा अर्थ, तो अर्थ के जो रेंज है उससे बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम लोग जनरली हमारा इक्वेटर के पास से ही लोग लॉन्च करते हैं कि ग्रेविटी कम रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पोल पे ग्रेविटी कितना रहता है और इक्वेटर पे कितना। तो पोल पे हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम ग्रेविटी रहता है और इक्वेटर पे मिनिमम रहता है। ये दो हो गया। और अगर हम अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाए या हाइट में, दोनों में
जो जी का वैल्यू है वो डिक्रीज़ करेगा। ये 3 बात हो गया। और रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होगा, ग्रेविटी उससे भी हमारा डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। फिर जो एंगुलर स्पीड है अर्थ का वो अगर बढ़ेगा तो भी ग्रेविटी कम होगा, या फिर एंगुलर स्पीड घट जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। और ये पांचवा बात ये है कि जो अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है अगर वो 17 टाइम वो बढ़ गया ना, तो अगर इक्वेटर पे कोई बॉडी है तो वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है जिसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 नहीं रहेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे होगा। तो वो 5 पॉइंट क्या है, पहला मैंने ये कहा कि जो अर्थ के सरफेस के हाइट पे जाए या डेप्थ पे जाए तो मेरा जी का वैल्यू घट जाएगा। दूसरा मैंने ये कहा कि अगर पोल पे जाएंगे तो जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है बट इक्वेटर पे मिनिमम होता है, और इसीलिए हम लोग इक्वेटर से ही सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं जनरली। फिर मैंने ये कहा कि रोटेशन अगर अर्थ का हो रहा है तो जी का वैल्यू घट जाएगा। फिर अगर एंगुलर स्पीड अर्थ का बढ़ता है तो जी का वैल्यू घट जाएगा, और अगर 17 टाइम बढ़ जाता है तो इक्वेटर पे कोई बॉडी है तो वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं कि वेरिएशन में क्या क्या वैल्यू रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं कि बॉडी अगर मतलब लिफ्ट में कोई अगर बॉडी है तो उस मतलब कोई हम लोग इंसान है तो उसका वेट पे क्या असर पड़ता है। ये चीज़ भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट है। पहला मैं बताती हूँ कि पहला क्या होगा ना, जो हमारा एपरेंट वेट है वो ट्रू वेट के इक्वल रहेगा। किस केस में, अगर हमारा लिफ्ट या तो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है या रुका हुआ है तो हमारा एपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर होगा। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है बराबर इक्वल होगा। दूसरा में ये कहा जा रहा है कि हमारा जो एपरेंट वेट है वो ट्रू वेट से ज़्यादा होगा अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर लिफ्ट जा रहा है तो एपरेंट वेट ट्रू वेट से ज़्यादा होगा। नीचे लिफ्ट जा रहा है तो एपरेंट वेट ट्रू वेट से कम होगा। 3 हमने केसेस पढ़ा कि हमारा वेट कैसे होगा। पहला मैंने कहा इक्वल होगा अगर वो रुका हुआ है या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ज़्यादा होगा अगर वो ऊपर लिफ्ट जा रहा है। कम होगा अगर नीचे आ रहा है। फिर फोर्थ केस ये आता है कि अगर सपोज लिफ्ट का जो रोप जो कॉर्ड रहता है वो अगर टूट जाता है तो हमारा एपरेंट वेट और ट्रू वेट में क्या अंतर होगा, हमारा जो वेट रहेगा वो ज़ीरो मतलब वेटलेस हो जाएगा। ठीक है। तो वेटलेस हो जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है इसमें ये कहा जाता है कि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड उससे ज़्यादा लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो जाता है, तब क्या होगा, हमारा जो सर है ना, हमारा जो बॉडी है वो लिफ्ट के सीलिंग से टकरा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 कंडीशन पढ़ा कि लिफ्ट में हमारा जो बॉडी का वेट है वो क्या होता है। तो ये 5 कंडीशन है। तो पहला मैंने ये बताया कि इक्वल रहेगा। इक्वल किस कंडीशन में रहेगा, अगर रुका हुआ है लिफ्ट या फिर वो यूनिफॉर्म चल रहा है। ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी यूनिफॉर्म हो। दूसरा ये मैंने कहा कि ज़्यादा रहेगा अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कम रहेगा अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है। अगर रोप लिफ्ट का टूट गया है तो वो वेटलेस हो जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं ज़ीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा तो हमारा जो बॉडी है वो लिफ्ट के सीलिंग से टकरा जाएगा। ये 5 कंडीशन है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कैपिलर्स लॉ के बारे में। कैपिलर्स के 3 लॉ हैं। पहला वो ये बात बताते हैं कि जो हमें सबको पता भी है, इजी भी है बहुत, कि जो जितने प्लैनेट रहते हैं ना वो सन के चारों एलिप्टिकल पाथ में रहते हैं। ये सन रहा इस तरह एलिप्टिकल पाथ में रहते हैं। ठीक है। तो ये बस कहा गया कि सन एक रेस्ट पोजीशन पे और ये फोकस करके इस पाथ में घूमते रहते हैं। ये इनका पहला था जो कि बहुत इजी भी था। दूसरा ये कहते हैं कि जो प्लैनेट है, इसे यहाँ पे ये प्लैनेट है और यहाँ सन है, तो ये हर टाइम जो है ना वो इक्वल ही एरिया कवर करेगा। जैसे यहाँ पे ये 1 मंथ में इतना एरिया कवर किया। ठीक है। तो जब ये पास आएगा तब भी ये इक्वल एरिया, बट आप यहाँ देख सकते हैं इलिप्टिकल है तो हमें लगेगा नहीं यहाँ पे तो कम करेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक और बात को कहा कि जैसे प्लैनेट सन के पास जाएगा ना तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि जैसे हमारा यहाँ सन है
तो ये एक मंथ में अगर प्लैनेट हमारा एक मंथ में इतना दूरी आएगा, तो यहाँ पे जब प्लैनेट आएगा तो ये एकदम स्पीड में ऐसे चला जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर देगा। तो अगर देखा जाए तो एक ही मंथ में ये यहाँ पे इतना किया और यहाँ पे इतना किया, तो ये इक्वल रहेगा एरिया हमेशा, ये नहीं कि यहाँ पे कम रहे। जैसे प्लैनेट सन के पास आएगा उसका स्पीड बढ़ जाएगा और उसी टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करेगा जितना वो दूर में कवर कर रहा है। ठीक है, तो यही बात सेकंड में कहा जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्पीड है हम कह सकते हैं प्लैनेट का, वो मैक्सिमम पेरिजी, मतलब जब पेरिजी मतलब जब सन के पास रहेगा, और मिनिमम कब रहेगा जब वो दूर रहेगा, मीन अपॉजी। ठीक है, ये हो गया। तो पहला मैंने ये कहा कि प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल पार्ट में घूमते हैं। दूसरा मैंने ये कहा कि प्लैनेट जो सन के चारों ओर घूमेंगे वो इक्वल एरिया और इक्वल टाइम लेंगे। अगर एक मंथ में वो इतनी दूरी पे है तो वहाँ पे भी दूसरी जगह में भी वो इतनी ही एरिया लेंगे। ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट का सन के चारों ओर, यानी इक्वल एरिया इक्वल टाइम, मतलब एरियल वेलोसिटी वो सेम रहेगा। ठीक है, और कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। और अगर स्पीड मतलब अगर सन के पास आ गया प्लैनेट तो वो स्पीड चलने लगेगा, स्पीड जाने लगेगा, इसी तरह। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, थर्ड हमारा लॉ ये बताता है कि जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो भी प्लैनेट और सन के बीच डिस्टेंस है उसके क्यूब क्यूब के। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस है, ये इसका थर्ड आई मीन लॉ है। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, मतलब जो टाइम पीरियड लग रहा है उसका स्क्वायर जो है वो उसके डिस्टेंस के क्यूब के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि जो दूर प्लैनेट है, डिस्टेंस में प्लैनेट है, उसको ज़्यादा रिवॉल्यूशन में लग जाता है टाइम, कह सकते हैं ना, ज़्यादा टाइम पीरियड है तो ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, तो मरकरी का सबसे नियरेस्ट है तो उसको 88 लिख देंगे, जो दूर है, यहाँ प्लूटो अब तो नहीं है, अब नेपट्टून है तो उसको मैक्सिमम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ हम सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट जैसे हम लोग जानते हैं दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ ग्रेविटेशन का ये, फिर मैं सैटेलाइट बता दूँगी। ओके, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में मैंने ये बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करे उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। फिर मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताया कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का दो बॉडी के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका जो डिस्टेंस है स्क्वायर के। ठीक है, ये मैंने बताया। फिर मैंने यहाँ पे बताया वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटी क्या होता है, जो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लग रहा है वो ग्रेविटी, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर मैंने कुछ वेरिएशन बताया कि जी का वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 9.8 है, बट कुछ जगह जो है वो चेंज होता है। तो वो मैंने बताया कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम डेप्थ में जाते हैं या हाइट पे तो वो फिर कम हो जाएगा, रोटेशन हो रहा है तो कम होगा, पोल पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, एंगुलर स्पीड अगर अर्थ का बढ़ता है तो कम हो जाएगा। तो ये सब मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि बॉडी जो है वो मतलब लिफ्ट में जो वेट ऑफ बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करता है। इसमें मैंने 5 कंडीशन आपको बताया, ये 5 कंडीशन मैंने बताया। पहला मैंने ये बताया कि इक्वल रहेगा अगर वो यूनिफॉर्म या रुका हुआ है लिफ्ट, ज़्यादा रहेगा अगर वो ऊपर जा रहा है लिफ्ट, कम रहेगा अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, वेटलेस रहेगा हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं ज़ीरो रहेगा अगर क्या होता है रोप टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और मैंने पांचवा ये बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा लिफ्ट का एक्सेलरेशन रहा तो हमारा जो बॉडी है वो हमारा लिफ्ट के सीलिंग से टकरा जाएगा। ये मैंने 5 बताया। फिर यहाँ पे कैपिलस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है, जिसमें मैंने 3 बताया। पहला ये बताया कि जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। दूसरा लॉ मैंने ये बताया कि जो प्लैनेट जो घूम रहे हैं वो हर इक्वल टाइम में वो इक्वल ही एरिया कवर करेंगे। हम बोल सकते हैं एरियल वेलोसिटी जो सन के चारों ओर प्लैनेट ले रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा ये है कि जो टाइम पीरियड जो प्लैनेट ले रहे हैं
उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के। ठीक है, तो ये मैंने 3 लॉ मैंने बता दिया। ओके, अब मैं बताती हूँ सैटेलाइट के बारे में। अगर थोड़ा स्पीड हो गया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगी। सैटेलाइट जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारे नेचुरल क्या है, मून है। आर्टिफिशियल, जैसे हम लोग बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं, यहाँ पे कुछ इनसेट आईबी ये सब है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जो ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं सैटेलाइट। तो यहाँ पे कुछ बात लिखा है ऑर्बिटल। बेसिकली ये जो ऑर्बिटल है ना, इसको हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे आ जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं अर्थ के सरफेस के पास में, तो उनका स्पीड क्या रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड रहता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 7.9 किलोमीटर आते हैं, या 7.9 की जगह हम 8 किलोमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पोलर सैटेलाइट होते हैं। बेसिकली इनका यूज़ होता है ना, मौसम के लिए यूज़ होता है, मौसम पता करना हो तो। और जो रॉकेट यूज़ होता है वो PSLV होता है। इनका जो रेंज होता है, जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है या पोलर सैटेलाइट है, इनका जो हाइट होता है वो 600 से 900 किलोमीटर के हाइट पे होते हैं ये। ओके, और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका टाइम पीरियड के बारे में, कितना टाइम पीरियड लगता है। तो इनको जो एक बार घूमने में वो लगता है वो 84 मिनट लगता है। ठीक है, 84 मिनट में। ओके, अब यहाँ पे पहला मैंने क्या बताया, वो था ऑर्बिटल यानी पोलर सैटेलाइट, जो कि मौसम के लिए यूज़ होता है। PSLV रॉकेट से होता है। हाइट उसका 600 to 900 किलोमीटर होता है। स्पीड क्या रहता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड 84 मिनट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 1 आवर 24 मिनट। दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ये सैटेलाइट क्या होता है, जिस तरह अर्थ हमारे घूमते रहते हैं ना वेस्ट टू ईस्ट 24 घंटा में एक पूरा चक्कर, तो वैसे ये भी एक घूमते हैं। तो ये इसको हम लोग कैद करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि सैटेलाइट रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे घूमते रहते हैं वेस्ट टू उस तरह 24 घंटे में घूमते हैं। इनका हमसे हाइट पूछा है तो 36,000 किलोमीटर से, वो था 6,000 से 900 किलोमीटर, 600 से 900, और ये है 36,000 किलोमीटर। ओके, और इनको हम एक और कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट, दिस वन पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, आर्थर सी क्लार्क जो है वो पहले है जिन्होंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसको प्रेडिक्ट किया और स्टेशंस किया। ओके, अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। सिंपली अगर बोला जाए, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे हम अर्थ को छोड़ के बाहर जा सकते हैं। मतलब क्योंकि अर्थ तो हमें एक ग्रेविटेशन से जकड़ के रखा है। अगर हमें हमें तो नहीं, वैसे रॉकेट जो जाता है कैसे अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए क्या करता है वो, एस्केप वेलोसिटी हमारा रहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी से वो जाता है, और जो ग्रेविटेशन अर्थ का है उससे वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, सबसे मिनिमम वेलोसिटी है विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ सो एज इट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न टू, मतलब ये वो सबसे मिनिमम वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी जिसके जिससे कोई बॉडी जो है या कोई रॉकेट जो भी रहता है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाता है और फिर रिटर्न नहीं आता है, ये वो है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास से, शेप से, साइज से, ये सब इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है। एस्केप वेलोसिटी को हम सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, सबका अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। तो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना अगर स्पीड एक सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर दूरी कर लिए तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएंगे। उसी तरह मून का होता है कि वो एक सेकेंड में 2.4 किलोमीटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये है। फिर यहाँ पे हमारा कुछ बात लिखा हुआ है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट का, उसको अगर हम 41% बढ़ा देते हैं तो वो
ऑर्बिट पे जो मतलब ऑर्बिट पे जो घूमते रहता है उससे वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़े कि एक ऑर्बिटल यानी पोलर सैटेलाइट हो गया और एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हो गया। पोलर सैटेलाइट वो हो गया जो कि जिसका हाइट उतना नहीं होता है, 600 से 900 होता है, और 1 सेकेंड में वो 8 किलोमीटर स्पीड से चलता है, और टाइम पीरियड 84 मिनट्स है। ठीक है, PSLV है और वो GSLV है। इतना हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे, और उसके पहले मैं आपको जो लूसेंट्स का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो मैं थोड़ा प्रोवाइड कर दूँगी, और अगर आपको वो पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं आगे भी वो नोट्स आपको दूँगी। ओके, थैंक यू। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।